हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के लिए एफ तथा आर में संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाता है उसको जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पहले से हम फिगर बनाए हुए हैं। यहाँ ये कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, तो यहाँ लिखे भी हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है? C है। मुख्य के समांतर इस मुख्य के समांतर एक प्रकाश की किरण AB है जो दर्पण के बिंदु B से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चली जाती है। ठीक है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य के समांतर एक प्रकाश की किरण AB है जो दर्पण के बिंदु B से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है? मुख्य फोकस होकर चला जाता है। ठीक है, यदि हम C को B से मिला दें, तो ये जो BC होगी या CB जो भी प्राप्त होगा, ये CB क्या होगा? इस दर्पण पे क्या होगा? अभिलंब होगा, यानी अभिलंब का काम करेगा। अगर ये अभिलंब का काम करता है तो ये आपतन कोण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। ये परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि ये जो कोण, अगर मान लें कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। यानी परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का जो मान होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के मान बराबर होता है। तो मान लें कि अगर ये CB अभिलंब काम करता तो ये आपतित किरण हो जाएगा और ये परावर्तित किरण होगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता हुआ क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। परावर्तन के नियम से दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम इस बात को लिख लेते हैं। कौन कौन होते हैं भाई बराबर? तो यहाँ लिख दें परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या होगा भाई कि एंगल ABC का जो वैल्यू होगा एंगल CBF के क्या होगा? बराबर होगा। इसको मान लें क्या? हम समीकरण 1 मान लें। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये ध्यान से देखें तो ये दोनों किरणें क्या है? समांतर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये दोनों किरणें समांतर हैं, यानी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? एकांतर कोण जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। यानी ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। यानी अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका थीटा हो जाएगा। यानी हम दर्शा लें कि एंगल ABC का जो वैल्यू होगा वह एंगल BCF के क्या होगा? बराबर होगा। इसको मान लें हम क्या? समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखें तो क्या हो जाएगा? आपका एंगल CBF का जो मान होगा वो बराबर होगा एंगल BCF के। भाई जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बराबर समझ लीजिए। यदि यह एंगल इस एंगल के बराबर है, ये आपतन कोण के यानी परावर्तन के नियम से, और ये एंगल क्या होगा? इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये मुख्य के समांतर AB है। तो समांतर है तो एक तिर्यकछेदी रेखा, अगर ये ABC तिर्यकछेदी रेखा होगी तो एकांतर कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा था? ये कोण इसके बराबर है और एक कोण इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यही हमने यहाँ लिखा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसलिए जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों कोण क्या हैं? एक ही त्रिभुज के कोण हैं। और एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होती हैं तो यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये समद्विबाहु हो जाएगा।
समद्विबाहु होगा तो इसका मतलब एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, यानी ये जो दूरी होगी, कौन सी दूरी भाई, ध्यान से देखिए, ये जो दूरी होगी, यह दूरी, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दूरी जो होगी इसके बराबर होगी, यानी एफ सी का जो वैल्यू होगा वह एफ बी के क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को हम यहाँ लिख लें, एफ बी हो जाएगा। अब यहाँ कल्पना करिए, यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो तब, तो बहुत छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो जो बिंदु B है वो P के क्या होगा, बहुत नज़दीक होगा। बिंदु B जो होगा वो क्या होगा, बिंदु P के बहुत नज़दीक होगा। तो बिंदु B जो होगा बहुत नज़दीक होगा तो हम B को क्या समझें, P समझें, क्या समझें, P समझें। तो यानी FC जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, FP के, किसके बराबर हो जाएगा, FP के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए ठीक है। अब हम जानते हैं चूँकि PC की दूरी निकालना हो, हमको P से C तक की दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, P से F की दूरी और F से C की दूरी क्या कर देंगे, जोड़ दें, तो हमें मिल जाएगा क्या, P से C की दूरी। तो हम क्या करें, P से F की दूरी और प्लस P से F से C की दूरी को जोड़ दें। क्या बोले हैं, बराबर रिपीट कर दे रहे हैं। P से हमको C की दूरी मान लीजिए हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, P से F की दूरी अब प्लस कर दें F से C की दूरी। तो हमने भी यहाँ यही किया, P से C की दूरी निकालना है तो P से F की दूरी अब प्लस F से C की दूरी। अच्छा ये बात बताइए, हमने P से PF, ठीक है, F से C की दूरी किसके बराबर, F से C की दूरी किसके बराबर, F से B की दूरी, किसके बराबर, F से B की दूरी, नहीं, F से C की दूरी किसके बराबर, FP के बराबर है, FP के, यानी PF। ये बराबर समझ लीजिए। हमारे पास क्या था, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि ये जो कोण होंगे इस कोण के बराबर होंगे भाई, आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, और ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह क्या होगा, आपका संगत कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं एकांतर कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 1 मान लिए और 2 मान लिए। अब फिर हम समीकरण 1 एवं 2 से लेके चल रहे हैं, तो 1 एवं 2 से जब चलेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यानी ये इसके बराबर होगा, यानी ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल एक ही त्रिभुज के एंगल है, यानी ये एंगल होगा और ये एंगल है, यानी दोनों एक ही त्रिभुज के एंगल है। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्या होंगी, बराबर, यानी F से C की जो दूरी होगी वह F से B की दूरी के बराबर होगी। यही बात हम यहाँ लिखे हैं, F से C की दूरी जो होगी F से B की दूरी के बराबर होगी। कल्पना कर रहे हैं कि यदि दर्पण बहुत छोटा होता, यानी दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता, ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता, जो B है वो B कहाँ होता था, P के बहुत नज़दीक होता। तो P के बहुत नज़दीक होता तो उस कंडीशन में हम B को क्या समझे, P मान लें, यानी B को P के संपाती मान लें, तो वहाँ क्या हो जाएगा, यानी FC जो है अब किसके बराबर हो जाएगा, ये BP हो जाएगा ना, तो FP हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और हम जानते हैं कि PC की दूरी अब हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, P से C की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, P से F में दूरी और F से C की दूरी को क्या कर दें, जोड़ दें। तो हम जब जोड़ेंगे, यानी कि P से C की दूरी निकालना तो P से F की दूरी और F से C की दूरी को जोड़ दें, PC बराबर, यहाँ आपके पास PF है, PF लिख दिए, लेकिन FC किसके बराबर है, ये FC किसके बराबर, FP के, ये FP लिखिए चाहे PF लिखिए, तो मैंने यहाँ PF लिखा है। अच्छा PC यहाँ लिख लिए, PF PF मिलके क्या हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। और यदि कल्पना करें कि यदि मान लें P से C की दूरी जो है वो R माना जाए, वक्रता त्रिज्या क्या माना जाए, R मान लिया जाए। आप स्मॉल में भी ले सकते हैं, कैपिटल में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम हेडिंग में स्मॉल लिए थे तो हम स्मॉल ले लेते हैं, R ले लेते हैं। और फोकस दूरी P से F की दूरी फोकस दूरी होती है,
परिभाषा से, तो मान लें क्या एफ है। तो अगर इन्हीं मानों को अगर हम यहाँ रख दें, पीसी की जगह क्या रख दें, आर रख दें, और पी एफ के जगह क्या रख दें, एफ रख दें, तो एफ का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, R/2। इस प्रकार से हम अवतल दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह से आप लोग उत्तल दर्पण के लिए भी एफ और आर में संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप स्वतः करिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।